में हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। प्यारे साथियों, अगर भोजन पोषण आहार से आप परीक्षा देने वाले हैं तो 100 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर के मैं प्रज्ञान सर उपस्थित हूं और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि एग्जाम से पूर्व अगर इन प्रश्नों का अवलोकन आप करते हैं तो आपको परीक्षा में काफी लाभ मिलेगा। तो साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व अगर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए आपकी प्रारंभ करेंगे हम पाठचर्या। और पाठचर्या में साथियों देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि संतुलित आहार को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, इसका आपको जवाब बताना है। और इसका उत्तर अगर आपने इसमें से देखिए, लिंग, आयु और जलवायु तथा मौसम तीनों ही आहार को प्रभावित करते हैं और विकल्प इसका अगर आपने डी चुना तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि एक मांसाहारी प्रौढ़ महिला को प्रतिदिन कितनी मात्रा में दूध लेना चाहिए। यानी प्रौढ़ महिला के लिए कहा जा रहा है कि उसे एक दिन में कितना दूध लेना चाहिए, जो कि मांस का भोजन करने वाली है, मांसाहारी भी है। तो इसके लिए विकल्प ए 200 ग्राम सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक गर्भवती प्रौढ़ स्त्री को कितने ग्राम अतिरिक्त दूध की आवश्यकता होती है। तो अगर वह प्रौढ़ स्त्री गर्भवती है तो उसको 100 ग्राम और ज्यादा दूध की आवश्यकता होगी। विकल्प 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एक धात्री महिला को प्रतिदिन अपने आहार में अतिरिक्त दूध कितना लेना चाहिए। यानी कि ऐसी माँ जो शिशु को दूध पिलाने वाली है, यानी जिस महिला के पास छोटे से बच्चे हैं दूध पीने वाले, उस महिला के लिए तो उस महिला को प्लस 125 ग्राम और लेना चाहिए। यानी अभी आपने देखा था कि 200 ग्राम वह सामान्य तौर पे लेती है, तो उसके अलावा वह 125 ग्राम और दूध लेगी। इसके बाद माँ के शरीर में प्रतिदिन कितने लीटर दूध का निर्माण होता है। तो एक माँ के शरीर में प्रतिदिन 1.5 लीटर दूध का निर्माण होता है। विकल्प 20 का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि आयु वृद्धि के साथ साथ शरीर की न्यूनतम उपापचय क्षमता क्या होती है। तो भैया वो धीरे धीरे उम्र के साथ घटती रहती है। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ेगी पचाने की जो शक्ति होती है वह घटती रहती है। अगला प्रश्न है कि विशिष्ट शारीरिक अवस्था कौन सी है। तो देखिए, गर्भावस्था हो, चाहे धात्री अवस्था हो अथवा दुर्घटना के बाद की अवस्था हो, तीनों ही कंडीशन में आपको शरीर को ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो इसमें उपयुक्त सभी विकल्प डी आप चयनित करेंगे, राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि 10 से 12 वर्ष की अवस्था में कितने ग्राम प्रतिदिन दाल की आवश्यकता होती है। तो 10 से 12 साल की अवस्था में प्रतिदिन 70 ग्राम दाल लेना चाहिए। अगला, हल्का श्रम करने वाले व्यक्ति के लिए कितने कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो जो लोग हल्का श्रम करने वाले होते हैं उनके लिए 2400 कैलोरी की आवश्यकता होगी। अगला प्रश्न है कि रक्त की शक्कर क्या कहलाती है। तो रक्त में जो शक्कर होती है वह ग्लूकोज कहलाती है। विकल्प 20 का सही उत्तर है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है कि सामान्य वसा के अणुओं के संश्लेषण में कौन से रासायनिक बंध बनते हैं। तो जवाब इसका हो जाएगा, सामान्य वसा के अणुओं में संश्लेषण में एस्टर बंध बनता है। विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जंतुओं में कौन सा पॉलीसैकेराइड आरक्षित ईंधन काम करता है। और इसका उत्तर अगर आपने ग्लूकोजाइन सेलेक्ट किया है विकल्प सी को तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधों में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा होता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि कार्बोहाइड्रेट द्वारा ऊर्जा जो प्राप्त होती है
तो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा जो है मनुष्यों में भी प्राप्त होती है, जानवरों को भी होती है और पेड़ पौधों को भी होती है। तो विकल्प इसमें डी आप चुनेंगे, सही उत्तर है आपका डी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच तत्व संतुलन बनाए रखता है, वह क्या है? तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी, सोडियम। सोडियम जो है अम्ल और क्षार के बीच संतुलन बनाने का काम करता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अम्ल त्वचा संबंधी रोगों के उपचार में सहायक होता है? तो इसका जवाब अगर आपने चयनित किया है लियोनिक अम्ल, तो सही उत्तर है आपका। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भोजन में पौष्टिकता के आधार पर लिपिड को 3 वर्गों में विभाजित किया गया, इसमें से कौन उसमें शामिल नहीं है? और इसका उत्तर अगर आपने विकल्प डी विनिष्ट लिपिड सेलेक्ट किया है तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि वसी अम्लों में मोनोहाइड्रिक तथा हाइड्रिक के किसके साथ मिलने से मोम बनता है? तो जवाब हो जाएगा अल्कोहल के साथ, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वसा शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है? जवाब हो जाएगा अर्गोस्ट्रिराल, विकल्प ए इसका राइट आंसर है। आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि थायरॉक्सिन हार्मोन्स के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी, आयोडीन। अगला प्रश्न है कि आयोडीन एक क्या है? तो यह एक उपधातु होती है, विकल्प 20 का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दालों, तेल, बीज, अनाज, सूखे मेवे, फास्फोरस किस रूप में रहता है? तो वह फाइस्टिक एसिड और फाइटिक के रूप में रहता है, विकल्प डी अगर आपने चयनित किया सही उत्तर है इसका आपका। अगला प्रश्न है कि फास्फोरस के अवशेष को कौन सा विटामिन आवश्यक है? फास्फोरस के अवशोषण में, फास्फोरस का अवशोषण करने में विटामिन ए जो है आवश्यक होता है, विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियो प्रोटीन तथा न्यूक्लिड एसिड के निर्माण के लिए आवश्यक खनिज लवण कौन सा है? तो जवाब हो जाएगा क्रोमियम, विकल्प 20 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 22 है कि आयोडीन अधातु का रंग क्या होगा? तो आयोडीन अधातु का रंग बैंगनी रंग बनेगा, विकल्प सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि दूध तथा अंडे में प्रोटीन के साथ फास्फोरस किस रूप में विद्यमान रहता है? तो इसका जवाब हो जाएगा फास्फोप्रोटीन और न्यूक्लियो प्रोटीन के रूप में, विकल्प ए डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वसा युक्त भोजन पदार्थों में फास्फोरस किस रूप में रहता है? तो जवाब हो जाएगा फास्फोलिपिड के रूप में, विकल्प ए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं कि अनाजों में फास्फोरस किस रूप में रहता है? तो जवाब हो जाएगा फास्फोरिक ईस्टर के रूप में, बी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता रहती है तो वैसा आहार रिक्त स्थान क्या कहलाता है? तो वह असंतुलित आहार कहलाता है, विकल्प ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर में होने वाले विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उचित मात्रा में आवश्यक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो जवाब हो जाएगा उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पोषक तत्व शामिल है? तो पोषक तत्वों में प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, जल, विटामिन और मिनरल सभी आवश्यक हैं, डी विकल्प अगर आपने चयनित किया सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत निम्न में से कौन से तत्व आते हैं? तो कार्बनिक वर्ग में कार्बोज पदार्थ, वसा तथा प्रोटीन सभी आएंगे, तो विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और साथियों, अगर वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक भैया कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है कि अकार्बनिक पदार्थ वर्ग में निम्न में से कौन से पोषक तत्व नहीं आते हैं? अकार्बनिक पदार्थों में कौन सा पोषक तत्व नहीं आएगा, ये पूछा जा रहा है। जीवन सत्व,
जल और खनिज लवण ये अकार्बनिक पदार्थ वर्ग में है, जबकि वसा आपका कार्बनिक वर्ग के अंतर्गत आता है। डी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है कि गोल्ड ब्रेगर ने किस विषय का अध्ययन किया? तो गोल्ड ब्रेगर महोदय ने पैलाग्रा का अध्ययन किया। सी विकल्प इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है कि किस मनोवैज्ञानिक ने मनुष्य के दैनिक आहार का अध्ययन कर विभिन्न भोजन पदार्थों के योज्य मूल्य की सूची बनाई थी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिकी वैज्ञानिक अटवाटर ने। विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को कैसी सोच प्रदान करता है? उत्तम स्वास्थ्य मनुष्य को सकारात्मक सोच प्रदान करता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि संतुलित भोजन मनुष्य को कैसा पोषण प्रदान करता है? तो इसका जवाब हो जाएगा विकल्प बी उत्तम। अगला प्रश्न है कि मनुष्य की आधारभूत आवश्यकताएं कितनी हैं? जवाब हो जाएगा 3। अगला प्रश्न है विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 1948 ईस्वी में हुई थी। विकल्प ए इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम वसा में कितने किलो कैलोरी की ऊर्जा प्राप्त होती है? जवाब हो जाएगा 9.1 किलो कैलोरी। प्रश्न संख्या 38 है कि निम्न में से किसे शरीर का निर्माणक तत्व कहा जाता है? तो जवाब हो जाएगा निर्माणक तत्व के रूप में प्रोटीन पाए जाते हैं। ये विकल्प इसका राइट आंसर। निम्न में से कौन सा विटामिन का प्रकार नहीं है? इसका आपको जवाब बताना है और इसका उत्तर अगर आपने सेलेक्ट कर लिया FHM विकल्प ए तो राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा खनिज लवण में शामिल नहीं है? तो जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर बनेगा। अगला प्रश्न है कि वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन है? तो जवाब हो जाएगा इसका वसा घी से, खोआ से, मलाई से, मक्खन से, मांस, मछली और अंडा सबसे मिलता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि वसा के प्राणिज साधन निम्न में से कौन है? तो वनस्पति तेल, तिल, सरसों, मूंगफली, तीसी, नारियल का तेल, काष्ठ का फल, अखरोट, बादाम, काजू, पिस्ता, सोयाबीन, यानी विकल्प डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विटामिन ए का स्रोत है? तो विटामिन ए गाजर में मिलता है, कद्दू, पपीता, आम, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जी, अंडा, घी, मक्खन, मछली का तेल, कलेजी और दूध। तो विकल्प डी इसका राइट आंसर। विटामिन ई के सोर्स इसमें से कौन से हैं? तो विटामिन ई में आपको अंडा, मूंगफली का तेल, अंकुरित दाल, पालक, गाजर सभी आते हैं। तो विकल्प डी अगर आपने चयनित किया तो राइट आंसर है। अगला विटामिन के का स्रोत इसमें से कौन है? तो पालक, सलाद, बंद गोभी, फूल गोभी, गाजर, मटर, साग, हरी सब्जी सभी जो हैं विटामिन के स्रोत हैं। इसी तरह से अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विटामिन सी का स्रोत है? तो नींबू, आंवला, अमरूद, संतरा, मौसमी, टमाटर, अंकुरित मूंग, चना, ताजी हरी सब्जियां, यानी इसका भी विकल्प डी जो है यह राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B1 का स्रोत है? तो अनाज, उसना, चावल, दालें, काष्ठ फल, तिलहन फल, कलेजी, अंडा, मांस व फलियां। उपयुक्त सभी अगर आपने चयनित किया है इसका भी राइट आंसर है। इसी तरह से पूछा जा रहा है कि विटामिन बी के स्रोत निम्न में से कौन से हैं? तो दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां, दालें, खमीर, अंडा, मांस, मछली, मुर्गा, कलेजी, यानी इसका भी उत्तर उपरोक्त सभी ही सही होगा। निम्न में से कौन नियासिन का स्रोत है? तो इसमें दालें, साबुत अनाज, मांस, कलेजी, खमीर, तिलहन, नट्स, मूंगफलियां, यानी डी विकल्प इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन विटामिन B12 का स्रोत है? तो कलेजी, मांस, मछली, अंडा, दूध और दूध से बने पदार्थ। विकल्प
डी इसका भी राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन फोलिक एसिड पाया जाता है। तो फोलिक एसिड जो है अनाजों में, काश फल में, सब्जियां, फल और दूध, तिलहन तथा दाल सभी में पाया जाता है। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन लौह तत्व पाया जाता है। किसमें लौह तत्व पाया जाता है। इसमें कलेजी, गुर्दा, मांस, मछली, अंडा, तिलहन, दालें, फलियां, गुड़, सूखे मेवे, फल तथा हरी सब्जियां सब में पाया जाता है। तो विकल्प डी इसका भी राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर की सारी वसा, सारा ग्लाइकोजन तथा प्रोटीन का 56% क्षय होने के बाद भी मनुष्य जीवित रह सकता है, किंतु शरीर में उपस्थित जल का 26% भी क्षय होने से मनुष्य मरणासन अवस्था में आ जाता है। यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा रबनर का। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। इसका जवाब हो जाएगा 4 किलो कैलोरी। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि 1 ग्राम प्रोटीन कितने कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूहों में बांटा जाता है। जवाब हो जाएगा 7। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श और संपूर्ण आहार किसमें मिलता है। तो जवाब हो जाएगा विकल्प बी दूध। दूध जो है जन्म से लेकर के मृत्यु तक की विभिन्न अवस्थाओं में एक आदर्श और संपूर्ण आहार के रूप में पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो आंखों की सुरक्षा के लिए विटामिन ए आवश्यक है। डी विकल्प इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है। जवाब हो जाएगा आयोडीन। विकल्प बी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि सभी रसेदार खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है। जवाब हो जाएगा विटामिन सी, जैसे नींबू, आंवला आदि। निम्न में से कौन द्रव्यों की मात्रा को नियंत्रित करता है। तो द्रवों की मात्रा को नियंत्रण का कार्य जल करता है। विकल्प सी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि उपलब्ध सामग्री के द्वारा परिवार के सभी सदस्यों की रुचि और रुचियों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए संतुलित तथा पारिवारिक बजट के अनुकूल भोजन का नियोजन करना क्या कहलाता है। तो जवाब हो जाएगा आहार नियोजन। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि भोजन के सातों भोज्य समूहों के भोज्य पदार्थों की मात्रा इस प्रकार लेनी चाहिए कि समस्त पौष्टिक तत्वों उन भोज्य पदार्थों द्वारा उपयुक्त मात्रा में भोजन को सम्मिलित किए जाएं। तो इसे क्या कहते हैं। तो यही कहलाता है आपका आहार नियोजन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन शरीर का प्रकार है। तो शरीर का आकार, आयु और लिंग सभी हैं। तो विकल्प डी अगर आप चयनित करते हैं सही उत्तर है आप। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा आहार नियोजन को प्रभावित करता है। तो आहार नियोजन को प्रभावित इसमें करने वाला है विकल्प परिवार की संरचना, परिवार के सदस्यों की संख्या और पारिवारिक सदस्यों की रुचि। विकल्प डी को अगर चुनते हैं तो सही उत्तर है आपका। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन आहार नियोजन सिद्धांत है। तो परिवार सदस्यों की रुचि, समय की बचत करने वाला तथा आहार का समय निश्चित हो और उपयुक्त सभी। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीवन सत्व, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज, लवण इत्यादि शरीर के प्रमुख कार्य करते हैं। जवाब हो जाएगा 3। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि हमारा भोजन कितने भागों में बटा है। तो जवाब हो जाएगा 3 भागों में। और बीमारी के दिनों में शरीर की क्रियाशीलता क्या होती है। तो बीमारी के दिनों में जो शरीर की क्रियाशीलता होती है वह घटने लगती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि दैनिक आहार में खाद्यान्न की मात्रा होनी चाहिए कम से कम 200 ग्राम। विकल्प डी इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पोषण संबंधी समस्या है। तो प्रोटीन और कैलोरी तथा कुपोषण
अगला, एंटोनी लेवोइजर निवासी कहाँ के थे? एंटोनी लेवोइजर फ्रांस के निवासी थे। प्राणी जगत में भोज्य पदार्थ क्या है? तो मांस, मछली व अंडा है। अगला प्रश्न है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा जीवन तत्व आवश्यक है? तो जवाब हो जाएगा विटामिन ए। अगला प्रश्न है कि शरीर की सामान्य वृद्धि के लिए क्या आवश्यक है? तो जवाब हो जाएगा आयोडीन, विकल्प सी। अगला प्रश्न है कि सभी रस्सेदार खट्टे फलों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो जवाब हो जाएगा विटामिन सी। अगला प्रश्न है कि शरीर में द्रवों की मात्रा को नियंत्रित रखता है वह क्या है? तो जवाब हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों को कितने आधारीय भोज्य समूहों में बांटा गया है? जवाब हो जाएगा 7। अगला प्रश्न है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक विभिन्न अवस्थाओं में आदर्श और संपूर्ण आहार तथा विभिन्न आयु वर्ग के लिए आदर्श व संपूर्ण आहार क्या है? तो जवाब हो जाएगा दूध। दूध में लौह लवण की मात्रा कैसी होती है? तो जवाब हो जाएगा न के बराबर। सर्वोत्तम पोषण किसे कहते हैं? तो पर्याप्तम पोषण को। अगला प्रश्न है कि जिसमें भोज्य तत्व आवश्यकता से अधिक तथा पौष्टिक तत्व आवश्यकता से कम होते हैं वह क्या कहलाएगी? तो वह कुपोषण तथा अल्प पोषण के अंतर्गत आएगा। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि लौह लवण की कमी से क्या बनता है? तो रक्त अल्पता यानी एनीमिया की शिकायत होती है, शरीर निर्माण तथा क्रियाशीलता प्रभावित होती है और शरीर में कमजोरी आ जाती है। विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि अपोषित भोजन लेने से शरीर का वजन कैसा होगा? तो जब भैया अपोषित भोजन लेंगे तो शरीर का वजन जो है कम हो जाएगा अथवा अधिक हो जाएगा, दोनों होगा, यानी कम तथा अधिक दोनों होगा। इसमें ए बी दोनों विकल्प सही थे तो दोनों को संयुक्त किया गया डी के साथ, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अच्छा प्राणी होना जीवन की सफलता के लिए पहली बात है। अच्छे प्राणियों पर राष्ट्र की खुशहाली निर्भर करती है। कथन किसका है? यह हर्बर्ट स्पेंसर महोदय का है। अगला कथन है कि लोहे की कमी से क्या होता है? तो एनीमिया बनता है, रक्त अल्पता। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। एक या अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता से क्या होता है? तो कुपोषण हो जाता है। अगला प्रश्न है कि भोज्य पदार्थों का पूरा अवशोषण कहाँ होता है? तो जवाब हो जाएगा छोटी आंत में। जल का अवशोषण कहाँ होता है? तो बड़ी आंत में। अगला प्रश्न है कि शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने एवं नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो चयापचय कहलाती है। विकल्प ए इसका राइट आंसर। चयापचय के दौरान कौन सी क्रियाएं होती हैं? तो उपचयन और अपचयन दोनों होता है, तो विकल्प डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि वह भोजन जो रोग से छुटकारा पाने में सहायक हो, रोग और रोगी की शारीरिक मांग के अनुसार हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे उपचारार्थ भोजन कहते हैं। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि किसने बताया कि पाचन के बाद भोजन ऊर्जा एवं शक्ति में बदल जाता है? तो जवाब हो जाएगा एंटोनी लेवोइजर ने। अगला प्रश्न है कि शारीरिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो निद्रा, पोषक आहार और शुद्ध वायु तीनों ही हैं, तो विकल्प डी अगर चयनित किया तो राइट आंसर है आपका। अगला प्रश्न है कि जब आहार में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी या अधिकता होती है तो ऐसा आहार क्या कहलाता है? तो जवाब हो जाएगा असंतुलित आहार होता है। अगला प्रश्न है कि शरीर के तापक्रम को नियंत्रित कौन करता है? तो जवाब हो जाएगा जल। अगला प्रश्न है कि अकार्बनिक वर्ग के अंतर्गत कौन से पौष्टिक तत्व आते हैं? तो जवाब हो जाएगा जीवन सत्व। और अगला प्रश्न है कि एक स्वस्थ वयस्क शरीर कुल भार का लगभग कितने प्रतिशत जल द्वारा होता है? तो जवाब हो जाएगा 65%। विकल्प ए इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि पोषण के प्रकार कितने हैं? तो जवाब हो जाएगा 2 प्रकार। और पोषण की वह अवस्था जिसमें मनुष्य स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक पोषण प्राप्त करता है वह क्या कहलाता है? तो वह सुपोषण कहलाता है। विकल्प ए इसका राइट आंसर है। तो साथियों, पाठचर्या कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस और लाए जाएं तो कमेंट्स करके हमें जरूर बताइए। जैसे ही आप जितना ज़्यादा कमेंट्स करेंगे उतनी जल्दी आपको अगला वीडियो प्राप्त होगा। तो फटाफट कमेंट्स में जाइए और हमें कमेंट्स करके बताइए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट आप लग। जय हिंद साथी।